हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रक्त वाहिनियों यानी कि रुधिर वाहिनियों के बारे में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मानव शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो जो मानव के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव में पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो मानव शरीर का जो परिसंचरण तंत्र है, इसके अंदर मुख्य जो भाग हम पढ़ते हैं वो रहता है रक्त, जो कि एक माध्यम की तरह कार्य करता है। इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ते हैं रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, और ये रक्त वाहिनियाँ जो है वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो है धमनी और एक रहती है शिरा, और तीसरा चीज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो रहता है हृदय। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, रक्त के अलावा एक और द्रव्य भी होता है जो परिसंचरण तंत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, उसका नाम होता है लसिका। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि लसिका क्या होता है। इसका अपना खुला एक अलग तरीके से परिसंचरण तंत्र होता है। तो हम पिछले लेक्चर में रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं, रक्त का कार्य और रक्त के प्रकार। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रक्त वाहिनियों के पर रहेगा। रक्त वाहिनियाँ जो है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो रक्त वाहिनी आपको दिख रही है ये है धमनी। ठीक है, तो रक्त वाहिनी एक तो हमें कौन सी देखने को मिल रही है, धमनी, और एक जो दूसरी रक्त वाहिनी है ये वाली, ये रहती है शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने के लिए जो रक्त वाहिनी पाई जाती है वो है केशिकाएं। ठीक है, तो केशिकाओं का इस तरीके से जाल पाया जाता है, और ये किसके मध्य पाई जाती हैं, ये है कोशिकाएं। तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, इन तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, केशिकाएं करती हैं, और ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं यानी कि सेल्स हैं। तो इस तरीके से ये पाई जाती है। हम इनके बारे में अलग अलग डिस्कशन करेंगे कि शरीर में जो रक्त का परिसंचरण है वो इन्हीं वाहिनियों के द्वारा होता है। तो हम देखेंगे कि वाहिनियां करती क्या है। तो हम देखेंगे हमारे शरीर में जो रुधिर का परिसंचरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। रक्त वाहिनियों का एक जाल बनता है, और ये जो जाल है रक्त वाहिनियों का, इस जाल के अंदर पूरा रक्त प्रवाहित होता है, और वो रक्त प्रवाहित होकर कहाँ पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रक्त वाहिनियाँ जो अभी हमने देखा दो प्रकार की होती है, एक धमनी और शिरा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कौन सी रक्त वाहिनी के बारे में, धमनी के बारे में। ठीक है, तो धमनी के बारे में अगर हम देखें तो धमनी जो है ये एक ऐसी वाहिनी है जिसके दो मुख्य रूप हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि दो नियमों पर ये आधारित रहती है। इस वाहिनी का पहला नियम है कि मैं हमेशा साफ रक्त को प्रवाहित करूंगी। साफ रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है। ऐसे रुधिर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित रक्त या रुधिर के नाम से जाना जाता है। को ही ये क्या करती है, प्रवाहित करती है अपने अंदर। लेकिन यहाँ पे अपवाद रहता है, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है, एक अपवाद भी है, और वो अपवाद है यहाँ पे जो पल्मोनरी यानी कि वो रक्त वाहिनी जो कि कहाँ से आ रही है, फुफ्फुसीय रक्त वाहिनी है, जो हृदय से फेफड़ों तक रक्त को लेके जाएगी। कैसे लेके जाएगी ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम अपवाद पे बात कर रहे हैं। तो कौन सी ध्वनि, फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय ध्वनि मतलब पल्मोनरी, फुफ्फुसीय ध्वनि जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। ये ध्वनि यहाँ पे अपवाद है कि इस ध्वनि के पास कौन सा ब्लड रहता है, ये विऑक्सीकृत रुधिर को प्रवाहित करती है। विऑक्सी जनित रुधिर को क्या करती है, प्रवाहित करती है। कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, ये लेके जाती है हृदय से फेफड़ों तक। ठीक है, तो ये अपवाद है। दूसरा जो नियम है धमनी का वो क्या है,
पहला नियम तो है कि मैं हमेशा कौन सा ब्लड रखूंगी, O2 ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है। और दूसरा इसका नियम ये होता है, ये हृदय से रक्त को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ध्वनि क्या करती है, जो रुधिर को प्रवाहित करती है, कहाँ से कहाँ, हृदय से अंगों या फिर कोशिकाओं तक या ऊतकों तक। ठीक है, तो ये दो नियमों पे कार्य करती है ध्वनि। और अगर आप डायग्राम में देखें तो ध्वनि में किसी प्रकार के वॉल्व नहीं पाए जाते। कपाट, ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कपाट है जो रुधिर के बैक फ्लो वापस आने को रोकते हैं। ये कपाट हमें सिर्फ शिराओं में ही देखने को मिलते हैं, ध्वनि में इस तरीके के कपाट नहीं पाए जाते। वहीं अगर हम शिरा की बात करें तो जो शिरा है यानी कि वेन, अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो शिरा का जो पहला कार्य है यानी पहला जो नियम है शिरा, ये हमेशा क्या कहती है कि मैं हमेशा कौन से रुधिर को प्रवाहित करूंगी, अपशिष्ट रुधिर को ही प्रवाहित करूंगी, यानी कि ये वी ऑक्सीजनित अपशिष्ट रुधिर को क्या करती है, प्रवाहित करती है, पहला नियम। लेकिन इसका भी हमें अपवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अपवाद कौन सी शिरा है, फुफ्फुसीय, यानी कि फेफड़ों से निकलने वाली शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, यानी कि पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ लेके जाती है, ये जो वेन है, जो सिरा है, ये अपवाद स्वरूप कौन सा रुधिर रखती है, ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित, यानी कि O2 वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजन वाला रुधिर, ये क्या करती है, प्रवाहित करती है। और कहाँ से कहाँ करती है, ये प्रवाहित करेगी फेफड़ों से, ये ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ लेके जाएगी, हृदय तक। ठीक है, तो ये एक अपवाद है। और इसका जो दूसरा नियम है शिरा का, वो ये है कि ये हमेशा रक्त को हृदय की ओर लेके जाती है, यानी कि ये रुधिर को प्रवाहित करती है, कहाँ से कहाँ, इसमें रुधिर जो है वो प्रवाहित होता है कहाँ से कहाँ, अंगों से हृदय तक। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नियम है। और जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि शिरा की एक सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है कि इसके अंदर कपाट या वॉल्व भी पाए जाते हैं, जैसा कि आपको देखने हैं, ताकि रुधिर का एक दिशीय प्रवाह बना रहे, रुधिर जो है वापस से बैक फ्लो ना कर सके। अब वहीं ध्वनि और शिरा के अलावा तीसरा एक महीन कोशिकाओं का जाल पाया जाता है कोशिकाओं के इर्द गिर्द, जो कि क्या करता है, यहाँ पे पदार्थों का जो है विनिमय करता है। तो इस तरीके से ये रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। अगर इन सबको एक डायग्राम के थ्रू दोबारा से समझे तो कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो हमें देखने को मिल रही है, ये क्या है, ध्वनि, और ये क्या है, शिरा। ठीक है, शिरा में इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, वॉल्व, यानी कि कपाट पाए जाते हैं जो एक दिशीय रुधिर को प्रवाह को बनाए रखते हैं। और दोनों जो वाहिनियां हैं ये आपस में किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, वो होती हैं केशिकाएं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रक्त वाहिनियां ऊतकों तथा अंगों में पहुंचकर केशिकाओं का एक विस्तृत समूह का निर्माण करती है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट रहता है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो रक्त वाहिनियां जो होती हैं, ध्वनि और शिराएं, ठीक है, ये कहाँ पहुंचकर ऊतकों व अंगों में पहुंचकर क्या बनाती है, एक केशिकाओं का जो है एक विस्तृत जाल का निर्माण करती है, या विस्तृत जो है समूह का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब आगे
किस तरीके से मैंने बोला कि रक्त के अलावा एक और द्रव्य भी पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लसिका। इसका भी हम यहाँ साथ ही आपको समझा दें। देखो जैसे कि अगर हम माने कि ये हमारे पास क्या है, धमनी है, ठीक है, और ये हम लोगों ने बनाए यहाँ पे कोशिकाएं, ठीक है, ये है कोशिकाएं या उत्तक, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक महीन केशिकाओं का क्या मिल रहा है, ये जाल मिल रहा है, ये पतली पतली बहुत सारी यहाँ से क्या निकलती हैं, ये वैसे तो धमनिका है, ठीक है, धमनिका जो है बहुत सारी ऐसे निकलती हैं, एक बड़ी सी ये हमारे पास जो है वो क्या है, धमनी है। तो धमनी से क्या निकलती है, धमनिका, और धमनिका से क्या निकलती हैं, केशिकाएं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ तक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आ गया, हमें ये ऑक्सीजन देना है कोशिकाओं तक। तो यहाँ पे एक और द्रव्य पाया जाता है, रक्त के अलावा एक और द्रव्य पाया जाता है। यहाँ जो ऊतकों के चारों तरफ जो द्रव्य पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लसिका के नाम से जाना जाता है। तो ये जो द्रव्य आपको दिख रहा है ये क्या है, लसिका, यानी कि लिम्फ, ठीक है। ये है जो लसिका होता है, यही एक्चुअल में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और यहाँ से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यहाँ से कौन लेता है, छोटे छोटे केशिकाएं हैं ये वापस से, ठीक है। और ये केशिकाएं जो हैं वो आगे जाके किस में खुलती हैं, ये फिर आगे जो हमारी शिरिका है, ठीक है, और बहुत सारी शिरिका जो है आगे जाके किस में खुलती है, एक बहुत बड़ी शिरा में खुलती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लसिका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मध्य व्यक्ति की तरह कार्य करता है कि रुधिर से जितने भी पोषक तत्व है, गैसेस है, हार्मोन है, उत्सर्जित पदार्थ है, इनका परिवहन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यह भी हमारे परिसंचरण तंत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है। तो अगर हमारे मानव शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर दो माध्यम होते हैं जिनके द्वारा जो पोषक तत्व है वो रुधिर के साथ साथ लसिका की सहायता से ही कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचते हैं। इन कोशिकाओं का अपना एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है जो बाद में जाके हृदय में ही समाहित होता है, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में ही आके मिल जाता है। तो ये आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब हम देखते हैं कि जो रक्त का परिसंचरण होता कैसे, क्योंकि हम रक्त पढ़ चुके हैं, रक्त को लाने और ले जाने वाली वाहिनियां पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इन वाहिनियों की सहायता से रक्त यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, परिसंचरण कैसा होता है। रक्त परिसंचरण यानी कि हम बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो हम अब इसको समझते हैं। तो देखो होता है क्या कि परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन होता है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, बचे हुए जो पोषक तत्व है, हार्मोन है, उत्सर्जी पदार्थ है, इन सब का क्या करवाता है, परिवहन करवाता है, ठीक है। तो हम रक्त परिसंचरण के द्वारा हम किनका परिवहन देखेंगे। रक्त परिसंचरण क्या करवाता है, परिवहन करवाता है। किन किन चीज़ों का परिवहन करवाता है, तो ये जो पाचक तंत्र से आए पोषक तत्व, इसके अलावा हार्मोन, ठीक है, इसके अलावा गैस से, इसके अलावा ये परिसंचरण करवाएगा उत्सर्जी पदार्थों का,
ठीक है। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है वो परिवहन करवाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक सिस्टम क्रिएट करता है। उसी सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, वैसे तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो, या परिसंचरण तंत्र है, वो दो प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार का होता है, एक खुले प्रकार का होता है। लेकिन हम मानव की बात करें तो मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो क्लोज्ड टाइप होता है। ठीक है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र मानव में देखने को मिलता है। कैसे बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो रक्त का परिवहन है वो खुले में नहीं होता, यानी कि यहाँ पे रक्त का जो परिवहन है, यानी कि बोल सकते हैं रक्त का जो परिवहन है वो कहाँ कहाँ से होगा? हृदय से, और किसके द्वारा? रक्त वाहिनियों के अंदर ही ये प्रवाहित होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर में एक तो दो तरह का परिसंचरण तंत्र होता है। अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें, एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है मानव शरीर के अंदर, एक दूसरा परिसंचरण तंत्र भी होता है, और उस परिसंचरण तंत्र को बोला जाता है लसिका तंत्र। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया कि लसिका क्या है। एक ऐसा द्रव्य है, एक रक्त के अलावा एक अलग से पाया जाने वाला, ये एक अन्य द्रव्य है, ये रक्त के अलावा पाया जाने वाला अन्य द्रव्य जो कोशिकाओं के चारों तरफ पाया जाता है और परिसंचरण तंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र बनाता है और जो कि परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लेकिन हम यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो मानव के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल यानी कि अलग अलग तरह की सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि मानव शरीर के अंदर रक्त जो है हृदय में 2 बार प्रवेश करता है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, द्विपरिसंचरण बोला जाता है। तो रक्त का जो परिवहन है मानव में कैसा होता है? द्विपरिसंचरण, यानी कि डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, और डबल सर्कुलेशन का सीधा सा मतलब होता है कि रक्त का जो रुधिर रक्त है जो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। किस तरीके से प्रवेश करता है इसको हम समझते हैं, यानी कि डबल सर्कुलेशन को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ। देखिए, ये समझ लीजिए हमारी बॉडी है, यानी कि हमारा शरीर। अब हमारे शरीर जो है उसकी कोशिकाएं हैं या अंग है, अंग से जितना भी ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऐसा रुधिर होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और अगर हम हमारे हृदय की बात करें तो हृदय जो है वो 4 कक्षों का बना होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निल्य होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? आलिंद है, और ये क्या है? निल्य है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखेंगे, ये राइट और ये लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। अब आपको एक चीज़, हृदय की स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे शरीर से जितना भी विऑक्सीजनित रुधिर है वो हमारे राइट आलिंद में यानी कि एट्रियम में प्रवेश करता है। ठीक है, और कौन लेके आते हैं इसको? महाशिरा। 2 तरह की होती है, एक ऊपरी महाशिरा और एक निचली महाशिरा। अब यहाँ से जो रुधिर है वो किस में प्रवेश करेगा? निल्य के अंदर। ठीक है, और यहाँ निल्य से ये निकल के जाएगा कहाँ पे? फेफड़ों में। ठीक है, और ये हम बना देते हैं फेफड़े। ठीक है, अब फेफड़ों में आपको पता है जो CO2 जब जाएगा तो इस CO2 को फेफड़े क्या कर देंगे? वातावरण में निकाल देंगे, और वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? O2। और यहाँ फेफड़ों तक जाने के लिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फेफड़ों में जाने के लिए कौन सी शिरा धमनी यहाँ पे काम आ रही है? वो है फुफ्फुसीय, या फुफ्फुसीय क्या है? धमनी। ठीक है, ये अपवाद है, अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ से अब फुफ्फुस
शिरा जो है वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 वाला ब्लड है वो अब यहाँ से लेके जाया जाएगा कहाँ पे, आलिंद के अंदर। कौन लेके जा रहा है, फुफ्फुस शिरा। ये भी क्या है, अपवाद है, क्योंकि शिरा तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और यहाँ से अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नीले में आ जाता है, लेफ्ट नीले में, और यहाँ से एक बहुत बड़ी धमनी निकलती है जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ देगी, हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, महाधमनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 2 बार आलिंद में हृदय के दोनों जो आलिंद है, ऊपरी कक्ष है, उनमें 2 बार जो है रुधिर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र या द्विपरिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो मानव के अंदर जो परिसंचरण होता है वो कैसा होता है, दोहरा, यानी कि डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम एज ए डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास हृदय है, ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का मतलब है बायां आलिंद, ठीक है, ये जो है वो बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, बायां निल्य, और ये हमारे पास जो देखने को मिल रहे हैं वो दायां निल्य। ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास, दायां निल्य। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम निल्य। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर हो गए, 4 कक्ष हमें दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर है, यानी कि जो बॉडी ब्लड की टिश्यू है, हमारी बॉडी से जो भी ब्लड जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेके जा रहा है इसको, महाशिरा। ठीक है, और कहाँ लेके जा रही है, हमारे कौन से नीले में, बाएं नीले के अंदर लेके जा रही है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप कि यहाँ से ये अब बाएं नीले में, और बाएं नीले से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ छन्ने के लिए गया, ब्लड के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर, यानी कि फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों के अंदर छन्ने के लिए गया। फेफड़े यहाँ से CO2 को बाहर निकाल देंगे और किसको अंदर लेंगे, O2 को। ठीक है, अब वो किसको अंदर लेके आएंगे, अब इसमें O2 अंदर आता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस जगह से ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन मतलब फुफ्फुस शिरा, कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जा रही है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ब्लड अब नीले के अंदर, और यहाँ से फिर अगर आप देखोगे इस तरीके से ये हमारे शरीर में कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है। कौन लेके आ रही है, महाधमनी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ओर्टा के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, ये भी अपवाद है, जो CO2 वाला ब्लड लेके जा रही है, और शिरा जो है O2 वाला। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र मानव शरीर में देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड वेसल यानी कि रक्त परिसंचरण और रुधिर वाहिनियों के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हृदय की स्ट्रक्चर। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।